हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास के अंदर अपन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और अपन ने उस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन के अपन ने जो डिस्कवरी थी उसके बारे में पढ़ा था। लास्ट में अपन ने सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स दिए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, उन मॉडल्स के अंदर अपन ने मेनली दो मॉडल जो थे उनके बारे में चर्चा की थी। फर्स्ट जो था वो तो था रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और सेकंड जो था जिसको सर्वमान्य मॉडल भी माना जाता है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है पहले डायरेक्ट, उसके अंदर नाम पूछा गया था साइंटिस्ट का कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल जो होता है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो उसके अंदर दो वैज्ञानिक थे, सिंगर एंड निकोलसन। दोनों ने प्रोटीन और लिपिड की जो सिचुएशन होती है उसने सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके बारे में चर्चा की थी। आज की इस क्लास के अंदर अपन लेते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सबसे पहले तो अपन ये देखें कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक कोशिका को पूरी तरह से एक शेप एंड साइज प्रोवाइड करती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कोशिका जो होती है उस कोशिका को एक तरह से आकार प्रदान करती है, पहली बात। दूसरा कि बाह्य एनवायरनमेंट जो भी है उस बाह्य एनवायरनमेंट से अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे और या फिर अंदर की तरफ जो भी आपका साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गन होंगे, उन सभी को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले तो दो फर्स्ट जो अपने फंक्शन है वो है अपना, एक तो कीप ए सेल इंटेक्ट यानी कि कोशिका का आकार बनाए रखती है। प्रोटेक्टिव बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है अवरोधक, यानी कि एक सुरक्षात्मक अवरोधक के रूप में कार्य करती है। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन आउट ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ अंदर प्रवेश कर रहे हैं या कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ बाहर निकल रहे हैं उन पदार्थों का आवागमन करने की क्रिया को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ की, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस सेल्स के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो अगर ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होने पर, कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो गई तो जो CO2 जो होती है वो CO2 कहां होगी, बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगी सेल। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ सेल। सेलेक्टिव परमिएबल, ध्यान रखना सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि चयनात्मक पारगम्य। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है चयनात्मक पारगम्य, जिसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन जो होती है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर निश्चित आकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हीं का ही अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर, क्योंकि उसमें एक निश्चित आकार के सेलेक्टिव पोर्स पाए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है। अब उसके बाद में आता है कि देयर आर टू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो से कोशिका के अंदर पदार्थ अंदर प्रवेश कर रहे हैं या जो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं उनकी सिचुएशन के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो इस कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन को जो पार करते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर ए फ्यू आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेकिंग यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि ऐसी मैकेनिज्म जिसके अंदर मान लीजिए कि यहां पर आपके पास में कोई भी लिपिड या फिर अपन ये कहें कि प्रोटीन पार्टिकल्स हैं और इस प्रोटीन पार्टिकल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ध्यान रखना यहां पर सोडियम या पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। और यहां पर देखा है कि साफ साफ एक बात लिख रखी है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी अपनी सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति करते हैं। अब ध्यान रखना कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत अगर गति करेंगे यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट अगर मूवमेंट कर रहे हैं, इट मींस यहां पर एटीपी के रूप में किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी।
ध्यान रखना इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तो उसके अंदर एटीपी के रूप में एनर्जी यूज होगा, और इसी कारण से अपन ने इसको क्या कहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा है। जबकि अब यहां पर एग्जांपल लें कि सोडियम और जो पोटेशियम पंप या चैनल जो होते हैं, यानी कि ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो होते हैं उन उन लिपिड्स और प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, स्मॉल लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे घुलनशील सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैन पासेस इजीली, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ O2 या फिर अंदर से बाहर की तरफ CO2 गैसेस जो होती हैं बिगर किसी एटीपी यूजेज के क्या होती है, फ्रीली मूवमेंट कर जाती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसी कारण से इसमें कोई प्रकार की एटीपी के रूप में एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसलिए अपन इसको क्या मानते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट मानते हैं। पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जो था उसके ऊपर जो ऑप्शन बनाए गए थे उसमें यही बनाया गया था कि सक्रिय परिवहन जो होता है उसके अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा का व्यय होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके अंदर जब गैसेज या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके अंदर फ्रीली मूवमेंट होता है, किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि एटीपी के रूप में एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये थे मुख्यतः इसके अंदर पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस, और यहां से भी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जब भी सेल जो होती है, मान लीजिए कि आपके पास में ये एक सेल है और इस सेल के द्वारा ये यहां पर बाहर कोई भी फूड पार्टिकल या फिर कोई भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अगर इस मॉलिक्यूल्स को इन मॉलिक्यूल्स को अगर इस सेल्स के द्वारा अंदर की तरफ लिया जाता है और अंदर की तरफ लेकर के उसका डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि उसका पाचन किया जाता है, तो वो क्रिया कहलाती है एंडोसाइटोसिस, अंतः ग्रहण करना। इट इज ए सेलुलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ब्रॉट इनटू द सेल, यानी कि जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी मटेरियल होता है उसको सेल अपने अंदर की तरफ डाइजेस्ट करती है, वो तो क्रिया कहलाती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो टू टाइप से संपन्न होती है। फर्स्ट इज द फेगोसाइटोसिस एंड सेकंड इज द पिनोसाइटोसिस। ध्यान रखना यहां पर पहले क्वेश्चन पूछा हुआ फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या होता है। अगर अपन यहां पर ये कहें कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स अगर सेल्स के द्वारा एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म के दौरान कोई भी सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड मॉलिक्यूल्स अगर अंदर की तरफ ग्रहण किए जाते हैं तो वो तो कहलाएगी आपकी क्या, फेगोसाइटोसिस। जैसे अपन ये कहें कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अगर सेल जो होती है अंदर की तरफ ले रही है तो वो कहलाता है आपका फेगोसाइटोसिस। फिर उसके बाद में आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो होते हैं उन लिक्विड सब्सटेंस को अगर सेल अंदर की तरफ ग्रहण कर रही है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। ध्यान रखना एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म दो प्रकार से होती है, एक होता है फेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। और इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सेल के द्वारा जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स को लिया जा रहा है और उस पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म को अपन कहते हैं बुल्क ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रखना इसको कहते हैं अपन बुल्क ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म जो था आपसे पूछ लिया जाए कि बुल्क ट्रांसपोर्टेशन क्या है। जब सेल्स जो होती है किसी भी बाहर के मॉलिक्यूल्स को अगर ठोस स्टेज का या फिर लिक्विड फॉर्म का कोई भी मॉलिक्यूल्स होती है उसको अंदर की तरफ अगर लेती है तो वो मैकेनिज्म जो होता है वो कहलाता है बुल्क ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बुल्क नामक वैज्ञानिक थे और उस बुल्क नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पहले एग्जाम के अंदर ये भी पूछा हुआ था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका के द्वारा किसी भी ठोस अवस्था के पदार्थ को अंतः ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ध्यान रखना उसके अंदर आपको एंडोसाइटोसिस भी मिलेगा, उसके अंदर आपको फेगोसाइटोसिस भी मिलेगा और उसके अंदर आपको मिलेगा पिनोसाइटोसिस भी। तो कोशिका के द्वारा, मैंने ये बोला वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को मैं, कि जब कोशिका के द्वारा कोई भी ठोस पदार्थ को यानी कि ठोस मॉलिक्यूल्स को अगर अंदर की तरफ लिया जाता है
तो वो मैकेनिज्म क्या कहलाती है, वहां पर राइट आंसर आपका क्या रहेगा, फैगोसाइटोसिस रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया है, सॉलिड अगर पार्टिकल्स को अंदर ले रही है तब तो कहलाएगा फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहा है तब क्या कहलाएगा आपका पिनोसाइटोसिस। और जनरली अगर आपको ये पूछा जाए कि कोशिका के द्वारा पदार्थों को अंतः ग्रहण करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तब आएगा आपका एंडोसाइटोसिस। और अगर उसमें बाकायदा किसी भी मैटर की स्टेट दे दे, अवस्था के बारे में दे दे कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, तब अपने पास में क्या आएगा, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फिर एक फंक्शन और आता है एंडोसाइटोसिस के बाद में, एक आता है आपका एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सेल्स जो होती है, यानी जो कोशिका होती है, अभी तो कोशिका अंदर ले रही थी पदार्थों को, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आपकी सेल्स हैं और इस सेल्स के अंदर वाटर की मात्रा ही, यानी कि जल की मात्रा ही इसके अंदर ज्यादा बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो सेल क्या करेगी, उस जल के मॉलिक्यूल्स को, H2O के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, बाहर रिलीज करेगी। वो क्रिया क्या कहलाती है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, यानी कि बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट तो जो होती है वो क्या होती है आपकी, एंडोसाइटोसिस होता है, क्योंकि उसके अंदर पहले आपको फैगोसाइटोसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी है कंपटीशन के अंदर। उसके बाद में आता है सेल मेम्ब्रेन, के बाद में आएगी अपनी सेल वॉल। ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तो प्लांट सेल्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, जबकि सेल वॉल जो होती है केवल और केवल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और यहां पर अपन सेल वॉल की डेफिनेशन लेंगे तब वो भी यही आएगा कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, ये आपकी कोई भी प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल्स के बाहर आउटर लेयर जो बनती है, वो आउटर लेयर आपकी क्या कहलाएगी, सेल वॉल कहलाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना, सेल वॉल को जब सबसे पहले खोजा गया था, ये आपकी सेल वॉल है। तो सबसे पहले सेल वॉल जो खोजने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। इन 1665 के अंदर इसको खोजा था, जब सेल्स की डिस्कवरी की थी, क्योंकि जब कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, तब भी 1665 थे, यानी 1665 ये के अंदर ही खोजा गया था। और वो भी जो सेक्शन काटा गया था स्पेनिश प्लांट की कॉर्क का, वो भी क्या थी, एक प्लांट सेल थी। इसलिए अपन मानते हैं कि सेल वॉल को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद में आता है कि सेल वॉल जो होता है वो एक, सेल वॉल इज ए स्ट्रक्चरल लेयर दैट सराउंड्स some type of cell situated outside the cell membrane, यानी कि एक सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति एक ऐसी बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है सेल की, जो कि किसके बाहर की तरफ, ये क्या है आपकी कोशिका झिल्ली, यानी ये तो है आपकी सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड के अंदर जो लेयर बनती है वो क्या कहलाएगी आपकी, सेल वॉल। तो अंदर की तरफ तो जो है वो तो है सेल मेम्ब्रेन और आउटर साइड में क्या है, सेल वॉल। फिर उसके बाद में आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यहां पर मैंने 4 पॉइंट दिए हैं और आपको इन 4 में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या, आपको पर्टिकुलरली, और सेल वॉल के अंदर क्वेश्चन भी यही बनता है कि पर्टिकुलरली आपको ये पूछा जाए कि बैक्टीरियल सेल्स जो होती है, जीवाणु कोशिका जो होती है, उनके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से। एक तो क्या आएगा आपका, म्यूकोपेप्टाइड। ध्यान रखना, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुटअप होने की पूरे चांस रहते हैं। जनरली हर एग्जाम में इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो या तो पूछा जाएगा आपका एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया से। तो ध्यान रखना कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड, और प्लस में और क्या पाया जाता है, म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक अम्ल, और म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर जो बनी होती है कौन, सेल वॉल। फिर उसके बाद में आता है फंजाई। फंजाई का मतलब कवक। कवक के अंदर सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। इसका भी ध्यान रखना कि सेल वॉल के अंदर जो फंजाई के अंदर सेल वॉल जो बनती है वो काइटिन से बनी होती है। फिर उसके बाद में आता है प्लांट सेल। जनरली सामान्य पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ध्यान रखना कि जनरली आपको अगर ये पूछा जाए कि सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी, कल अपन ने पढ़ा था, लिपिड और प्रोटीन से। फिर उसके बाद में आता है एल्गल सेल वॉल, यानी कि शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज
और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इन तीनों को ध्यान रखना। सामान्य पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर तो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि यहां पर बैक्टीरिया अगर देखेंगे तो उसके अंदर किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरेमिक अम्ल से बनी होती है। फंजाई के अंदर काइटिन से बनी होती है और एल्गी यानी शैवाल के अंदर किससे बनी होती है, सेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ये था अपने पास में सेल वॉल का इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका भित्ति जो थी उसको खोजा गया था, और इस कोशिका भित्ति को जब खोजा गया था जो सामान्यतया सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में जो बाउंडिंग लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। फिर उसके बाद में लिया अपन ने कि किससे बनी होती है, तो अलग अलग जो सेल वॉल, अलग अलग सेल्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन बनी होती है, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट सेल और एल्गी के अंदर अपन ने इसको पढ़ा। फिर उसके बाद में आता है कि फॉर्मेशन क्या होता है, कि कोशिका भित्ति जो होती है जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, उस कोशिका भित्ति के द्वारा कुछ स्ट्रक्चर लाइक संरचनाएं बनती हैं। तो वो संरचनाएं क्या क्या बनती हैं? फर्स्ट है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का निर्माण कब होगा, कि जैसे ही सेल जो होती है वो सेल डिवीजन करती है, तो ध्यान रखना हमेशा प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल्स के अंदर ग्रूव्स यानी खांच नहीं बनती है। कारण क्योंकि बाहर की ओर किसका आवरण होता है इसके ऊपर, सेल वॉल, और सेल वॉल जो होती है वो एक हार्ड प्लेट होती है, इसलिए इसके अंदर ग्रूव तो बनता नहीं है। जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं, यानी कि एनिमल सेल्स के अंदर तो जब साइटोकाइनेसिस क्रिया जो होती है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जीवद्रव्य विखंडन। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनिमल सेल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस क्रिया होती है, साइटोकाइनेसिस वो तो कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होती है, वो तो होती है सेल प्लेट। ओके, जबकि यहां पर अगर अपन देखें कि प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो होती है आपकी ग्रूव्स यानी कि खांच विधि के द्वारा, जबकि यहां पर क्या होती है, मध्य पटलिका के द्वारा। अब यहां पर अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मिडिल लैमेला का मतलब होता है मध्य पटलिका। ये कब बनती है, कि जब प्लांट सेल्स जो होती है उस प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस क्रिया होती है, यानी कि जीवद्रव्य का विखंडन जब होता है या कोशिका द्रव्य का विखंडन जब होता है, ये आपका है जीवद्रव्य। और जब इसका विखंडन होगा तो यहां पर सेंटर पार्ट के अंदर, यानी आपकी जो कोशिका होती है, मान लीजिए कि ये सेल्स थी, इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। अब बच्चा अपने पास में क्या, ये जो साइटोप्लाज्म जो था, कोशिका द्रव्य जो था, उसके ऊपर कुछ फाइबर नुमा संरचनाएं आकर के और एक सॉलिड प्लेट का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो प्लेट बनती है वो कहलाती है आपकी क्या, मिडिल लैमेला यानी कि मध्यवर्ती पटलिका। तो ध्यान रखना कि मिडिल लैमेला फर्स्ट फॉर्म्ड फ्रॉम सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। मध्य पटलिका का निर्माण कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका द्रव्य का विखंडन होता है, विभाजन होता है, तब मिडिल लैमेला का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में आता है प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल प्रोड्यूस्ड एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो भी कुछ तंतुनुमा संरचनाएं यानी कि फाइबर नुमा संरचनाएं जो होती हैं, ये फाइब्रिल नुमा संरचनाएं जब बनती हैं तो उनके बनने से क्या बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल प्लस यहां पर क्या आ जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेंगे। फिर आता है टर्सरी सेल वॉल, जिसके अंदर क्या होगा कि कुछ सेल्स जो होती हैं वो विभाजित होकर के और एक अलग नई परत का निर्माण कर लेती हैं, वो कौन सी कहलाती है आपकी टर्सरी सेल वॉल। तो यहां पर अपन ने मुख्यतया 4 स्ट्रक्चर पढ़ी हैं।
फर्स्ट लिया अपन ने मिडिल लेमिना, कब बनती है, जब प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन जब होता है तब क्या बनता है, मिडिल लेमिना। और इसी विधि का नाम भी यही है कि प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विखंडन जब होता है तो कौन सी विधि काम में आती है, मिडिल लेमिना। फिर उसके बाद में लिया अपन ने प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण क्या होगा कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनने वाली तंतु लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रिल स्ट्रक्चर जब बनती है उनसे प्राइमरी सेल वॉल बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, सेकेंडरी का। टर्सरी सेल वॉल का मतलब कि कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होकर के और किसका निर्माण कर लेती हैं, टर्सरी सेल वॉल का निर्माण कर लेती है। फिर उसके बाद में लास्ट स्ट्रक्चर जो बनती है सेल वॉल के द्वारा और इंपॉर्टेंट है वो आता है प्लाज्मोडेस्माटा, और यहां पर इसको इंपॉर्टेंट भी मानना आप। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, यहां पर ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर जो बनी हुई है ये पूरी की पूरी, ये येलो लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस येलो कलर की स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। ये यहां से लेकर के यहां तक की ये एक प्लांट सेल है, और यहां से लेकर के और ये दूसरी क्या है आपकी, सेकंड प्लांट सेल है। दोनों प्लांट सेल्स के अंदर ये क्या है आपका, सेल वॉल, और ये वैक्यूल है, इधर भी वैक्यूल है। ये यहां पर क्या है आपका, साइटोप्लाज्म, जिसको अपन ने ये साइटोप्लाज्म नाम दे दिया। अब यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं कि जब दो प्लांट सेल्स जो होती हैं और दोनों प्लांट सेल्स का अगर साइटोप्लाज्म आपस में इंटरकनेक्ट होता है तो जो ब्रिज बनता है, ये जो ब्रिज बना हुआ है ये ब्रिज आपका क्या कहलाएगा, प्लाज्मोडेस्मा कहलाएगा, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। ध्यान रखना इसका, पूछ सकता है आपको परिभाषा के अंदर या ऑप्शन के अंदर कि जब दो पादप कोशिकाओं का जीव द्रव्य आपस में इंटरकनेक्ट होकर के और जो सेतु बनता है उस सेतु को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इंटरकनेक्टिंग चैनल ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट प्रोटोप्लास्ट, यानी कि दोनों का जीव द्रव्य जुड़ जाता है किसके माध्यम से, उस कोशिका द्रव्य के माध्यम से, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया है, प्लाज्मोडेस्मा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि यहां तक अपन ने पढ़ा कि सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, और प्लांट सेल क्या थी, यूकेरियोटिक सेल्स क्या थी, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अपन ने डिफरेंस पढ़ा। अब उसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे अपन सेल ऑर्गन, यानी सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो सेल जो होती है, जो अपने पास में कोशिका प्रेजेंट है, उस कोशिका के अंदर जो जो कौन कौन से स्ट्रक्चर लाइक उसके अंदर कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं, यहां पर अपन उनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में आता है कि जो ये जो संरचनाएं बनी हुई हैं, कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका अंग क्या होते हैं, कि जो ये कोशिका झिल्ली जो है या फिर बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इस कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ ये जो कंप्लीट पूरा का पूरा ये जो फैला हुआ पदार्थ होता है वो क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं। ऑर्गेनेल कोशिका अंग कहलाते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन अपन ने सबसे पहला लिया, वो क्या लिया अपन ने, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले अपन ये मानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आगे स्ट्रक्चर जब देखेंगे कि कहते किसे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर प्रेजेंट डबल लेयर स्ट्रक्चर जो होती है, यानी यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसलिए अपन ये माना कि ऐसी यूकेरियोटिक सेल्स जिनके अंदर डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो क्या होगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद में लिया गया कि माइटो और कॉन्ड्रियोन दो शब्दों से बना हुआ है, यानी यहां पर अपन इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर अपन तोड़ेंगे तो यहां पर दो शब्द बनते हैं, माइटो प्लस कॉन्ड्रियोन। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और थ्रेड का मतलब क्या होता है, फित्ता, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, सूत्र, लंबा धागे नुमा। और कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स लाइक, यानी ग्रेन्यूल लाइक का मतलब क्या होगा, कणिका जैसी। तो इसका मतलब इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा दोनों का मिला करके, कि अपन ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं,
सूत्र कणिका भी कहा जाता है। यानी कि इसका शब्द अगर अपन तोड़ेंगे, माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेनुल लाइक यानी कि कणिका लाइक संरचना। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सूत्र कणिका नुमा संरचना के रूप में यानी फित्ते नुमा आकृति का पाया जाता है, जो कि डबल लेयर संरचना होती है। अगर अपन इसकी संरचना अगर देखना चाहें तो यूं इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस प्रकार से। आगे डायग्राम भी आएगा। इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। अभी मैंने आपको बताया कि सेल ऑर्गेनल किसे कहेंगे कि साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गन उपस्थित होंगे सेल के वो क्या कहलाएंगे, आपके सेल ऑर्गेनल कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये भी किसमें पाया जाएगा, कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। तो इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल यानी कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट है, जनरल कंपटीशन एग्जाम के अंदर खूब बार पूछा हुआ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स का मतलब होता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसको माना जाता है। पावर हाउस का मतलब अपन कहेंगे शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह अपन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एटीपी के रूप में, किसके रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का स्टोरेज होता है। और इसी कारण से अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माना है, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। कोशिका की कंप्लीटली रूप से जो भी एनर्जी स्टोरेज होती है वो किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर और इंपॉर्टेंट है ये सेल ऑर्गन, फर्स्ट स्लाइड के अंदर अपन ने लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद में अपन इस शब्द को तोड़ा, माइटो का मतलब थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेनुल लाइक यानी कि सूत्र कणिका नुमा संरचना के रूप में। फिर आता है कि ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और अपन इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं। अब उसके बाद में आता है, सबसे पहले अपन लेंगे इसकी डिस्कवरी। किसने खोजा, क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। और ध्यान रखना आरपीएससी के द्वारा जब एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर पूछा था उनके अंदर इन तीनों पॉइंट से ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीछे के पेपर उठा के देखना आप कि आपको एलडीसी की जो एग्जाम लगी थी आरपीएससी के द्वारा या फिर जो जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में जब जनरल साइंस आई थी, दोनों के अंदर ही इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया जो था उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वर रिचार्ड आल्टमान, आप केवल और केवल चाहो तो ये याद रख सकते हो, आल्टमान नामक वैज्ञानिक जो थे, उस आल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1894 के अंदर इसको खोजा और इसने क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट कहा। ध्यान रखना इसका कि आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। खोजा आल्टमान नहीं था लेकिन आल्टमान ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, उसको एक बायोप्लास्ट कहा था, यानी ऐसा अंग जिसके अंदर जीव उपस्थित है, एनर्जी उपस्थित है, वो कहलाता है बायोप्लास्ट। फिर उसके बाद में आता है कि चलो आल्टमान खोजकर्ता हो गए। फिर उसके बाद में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके ने दिया। भाई अपन ये कह रहे हैं कि आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, तो चलो ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो आल्टमान ने दिया ही नहीं, उसने तो क्या कहा था, बायोप्लास्ट। तो फिर उसके बाद में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय सी बेंडा। यहां पर आप सी बेंडा नाम ध्यान रखना, 1898 के अंदर ध्यान दिया। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन, ध्यान रखना क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला दे सकता है। आपको अगर ये पूछे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत से स्टूडेंट इसके ऊपर तुरंत किसके ऊपर टिक लगाते हैं, आल्टमान के ऊपर, लेकिन ये गलत है। क्या रहेगा कि आपको अगर ये पूछे क्वेश्चन की भाषा को, लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना, अगर आपको ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तब तो आएगा आपके पास में शब्द किसने दिया था, सी बेंडा ने। हाँ, अगर आपको यस ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो था, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तब आएगा अपने पास में आल्टमान। फिर उसके बाद में आता है कि एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग 1882 के अंदर फ्लेमिंग जो थे, फ्लेमिंग ने इसको क्या नाम दिया था, फाइला। फाइला, ध्यान रखना, एफ फॉर फाइला और एफ फॉर फ्लेमिंग। तो अपन ने इसकी डिस्कवरी के बारे में मुख्यतः 3 टर्म्स पढ़े। फर्स्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, आल्टमान ने की थी, लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने कहा था बायोप्लास्ट। फिर उसके बाद में कि बायोप्लास्ट नाम सुटेबल नहीं था, लेकिन सी बेंडा आए
और सी बेंडा ने उसको क्या नाम दे दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा। फिर उसके बाद में आए फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया उसको, फाइला कहा था। ध्यान रखना यहां पर कि आपको अगर यह पूछा जाए कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसमें गया था, किस कोशिका के अंदर खोजा गया था, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कीट जो होते हैं, कीट की पेशियों के अंदर सबसे पहले इसको खोजा गया था। कीट की पेशियों में सबसे पहले इनको उड़न पेशियां जो होती हैं, ठीक है, उन उड़न पेशियों के अंदर, और इसी फ्लेमिंग ने ही इनको खोजा था। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कीट की पेशियों में देखा गया था। फिर उसके बाद में आता है कि इसका मॉर्फोलॉजी यानी शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया इन दी सेल कितने होते हैं। सबसे पहले आता है कि साइज क्या है इसकी, 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर इसका साइज यानी कि इसका व्यास होता है। फिर उसके बाद में लेंगे कि शेप क्या है, एलोंगेटेड एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद में आता है नंबर, डिपेंड ऑन द टाइप एंड साइज एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका के आकार, उसका कार्य और उसकी साइज जो होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि लीवर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर लगभग कितने, लीवर सेल्स का मतलब यकृत कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर लगभग कितना होता है, 1500 माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। यहां पर अपन एक मोस्ट एग्जांपल लिया है कि माइकोस्ट्रियास एक शैवाल की प्रजाति होती है। माइकोस्ट्रियास के अंदर केवल और केवल क्या पाया जाता है, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना लीवर सेल्स का इंपॉर्टेंट है कि लीवर सेल्स यानी कि यकृत कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, लगभग 1500 होती है। उसके बाद में आता है, यहां पर ध्यान रखना एग्जाम के तौर के ऊपर आपको ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि खोज किसने की थी, क्या नाम दिया था, सबसे पहले बायोप्लास्ट, फाइला नाम किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने कहा था, और बायोप्लास्ट किसने कहा था। उसके बाद में अगली स्लाइड जो आती है वो आती है अपने पास में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना के बारे में। तो यहां पर अपन जब स्ट्रक्चर अपन लेंगे अगला डायग्राम, एक तो होता है इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, फिर एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। फिर आता है कि इस इनर मेम्ब्रेन से क्या बनती है, उसके अंदर क्रिस्टी स्ट्रक्चर बनती है, और ये सारा का सारा अंदर जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो अपन इसकी संरचना देखते हैं जिसके अंदर आप चाहो तो मेन इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस इसके अंदर बनते हैं, और ज्यादातर ध्यान रखना आपको या तो क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है या फिर F1 पार्टिकल क्या होते हैं उनके बारे में पूछने की कोशिश करता है। ये आपके पास में एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखना यहां पर कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करें इस लेयर की, ये जो लेयर होती है वो तो क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में ये अंदर की तरफ जो पूरी की पूरी कंप्लीटली रूप से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है, यानी इस प्रकार से कुंडलित संरचना जो बनी हुई है, फोल्डेड स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, वो कंप्लीट फोल्डेड स्ट्रक्चर जो होती है इसको अपन कौन सी मेम्ब्रेन मानेंगे, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, यहां पर अपन चर्चा करें कि ये जो स्थान है ये है आपका, ये है, यानी कि इस इनर लेयर और इस आउटर लेयर, इन दोनों के बीच में ये जो प्रेजेंट स्पेस रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि अंतराझिल्लीय अवकाश। फिर उसके बाद में आता है कि ये जो बिल्कुल ब्लू कलर का जो भी पदार्थ फैला हुआ है इसके अंदर वो क्या कहलाता है आपका मैट्रिक्स। यहां पर एक स्ट्रक्चर बची है अपने पास में, यहां पर ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रैंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए जो पाया जाता है उस डीएनए की संरचना कि इसके अंदर किस प्रकार से लड़युक्त डीएनए पाया जाता है। यहां पर मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ध्यान रखना अपन इसको क्रिस्टी संरचना बोलते हैं। और क्रिस्टी संरचना क्या होती है, इधर देखें अपन डायग्राम से बाहर आकर के कि आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो थी आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ओके। यहां पर अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाई है, ये कंप्लीटली रूप से ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये जो फोल्ड जो होते हैं इन फोल्ड्स को अपन कहते हैं क्रिस्टी। कहने का मतलब ये जो संरचनाएं बनी हुई हैं ये है, यानी कि ये जो संरचनाएं बनी हुई हैं ये सारी कंप्लीट रूप से क्या है आपकी क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अब यहां पर इस डायग्राम के अंदर तो शो नहीं कर रखा है, लेकिन अगर अपन देखें यहां पर इस क्रिस्टी स्ट्रक्चर के ऊपर यूं इस प्रकार से
टेनिस के रैकेट के समान सूक्ष्म कण जुड़े हुए रहते हैं। ये इस प्रकार से इन सूक्ष्म पार्टिकल्स को अपन कहते हैं F1 पार्टिकल्स, यानी कि F1 कण, या फिर इनको कहा जाता है ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं उनको? अपन ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टी स्ट्रक्चर के अंदर अपन बात कर रहे थे कि कुछ टेनिस के रैकेट के समान संरचनाएं यानी कि पार्टिकल्स, और इसके अगर अपन बाहर इस F1 कण की भी स्ट्रक्चर अगर अपन बाहर निकालेंगे तो अपने पास में ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगी। हेड, ट्रंक और बेस, तीन पार्ट होते हैं। ये तो होता है आपका हेड, ये होता है आपका ट्रंक पार्ट, और ये होता है आपका बेस पार्ट। इस प्रकार से F1 पार्टिकल्स होते हैं। इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, और क्वेश्चन क्या था कि F1 पार्टिकल्स को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, ऑक्सीसोम्स कहलाते हैं F1 पार्टिकल्स। या फिर आपको यह कहा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, क्रिस्टी जैसी संरचना होती है, उसके ऊपर रैकेट समान संरचनाएं जुड़ी रहती हैं, और उन रैकेट समान संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहा जाता है। या फिर उन ऑक्सीसोम को अपन क्या कह सकते हैं? F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो ये थी अपने पास में इसकी स्ट्रक्चर। अपन ने आउटर मेम्ब्रेन बताया, इनर मेम्ब्रेन लिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस लिया, और अंदर जो ब्लू कलर का जो मटेरियल भरा हुआ है वो क्या है? आपका मैट्रिक्स। इनके बारे में एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपका आउटर मेम्ब्रेन। सबसे पहले है सिंपल फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, यानी कि बाह्य आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है आपकी? किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। फिर आता है कि इट एनक्लोज द माइटोकॉन्ड्रियन, यानी कि ये चारों तरफ से किसको कवर रखती है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कंटेनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड पोरिन्स। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर प्रोटीन से बने कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, और उन स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? पोरिन्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इनर मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर की जो लेयर होती है वो आएगा कि इट इज फ्रीली परमिएबल ऑन ओनली टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O और ऑक्सीजन गैस के लिए फ्रीली मूवमेंट के लिए क्या होती है? वे प्रदान करती है। फिर उसके बाद में आता है क्रिस्टी स्ट्रक्चर, जिसके बारे में भी अपने चर्चा की थी कि आर फोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आंतरिक झिल्ली जो होती है, जैसा कि अभी अपन बताए थे यहां पर, ये आंतरिक झिल्ली जो होती है, ये आंतरिक झिल्ली जो फोल्डेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रिस्टी कहलाते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्रिस्टी इज कवर्ड विथ इनर मेम्ब्रेन स्फीयर कॉल्ड स्टॉक पार्टिकल्स और नोब और हेड। यहां पर ध्यान रखना कि ये जो कह रखा है, क्रिस्टी इज कवर्ड विथ इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स कॉल्ड स्टॉक पार्टिकल्स, और ये स्टॉक पार्टिकल जो होता है वही क्या होता है? F1 पार्टिकल होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। पिछली स्लाइड के अंदर अपन ने चर्चा भी की थी कि आपका ऑक्सीसोम संरचना क्या होती है, कि जो क्रिस्टी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर रैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन रैकेट समान संरचनाओं को F1 पार्टिकल्स या फिर इन्हीं क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला आता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है कि इस जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो था, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पदार्थ मैंने बताया था डायग्राम के अंदर, जो ब्लू कलर का जो मटेरियल था, ये वाला जो ये ब्लू कलर का जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक तो यहीं पर स्ट्रक्चर से दिख रहा है अपने को, क्या उपस्थित है इसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित है। चलिए आगे, उसके अंदर अपन लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स, एटीपीएज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये। फिर उसके बाद में राइबोसोम्स। कंप्लीट है अपने पास में कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स में बताया था अभी अपन ने, तो इसका मतलब यहां पर कौन से पाए जाएंगे? 18S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है डीएनए, जो भी अपन ने देखा था। मैसेंजर आरएनए,
mRNA का मतलब क्या होगा, मैसेंजर आरएनए। ग्रेन्यूल्स कण पाए जाते हैं, फाइब्रिल्स तंतु पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स नलिका नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स के अंदर पदार्थ है। ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आपको एक तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा, जब अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो अपन ने क्रिस्टी स्ट्रक्चर और F1 पार्टिकल्स के बारे में जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना होती है। आज के लिए थैंक्स। जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।